हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी हमने 4 टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे। कौन कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट मतलब रिक्तिका दोष, फिर हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब अंतरकाशी दोष या अंतराकाशी दोष, फिर शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। आज हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और वो रहेगा हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भैया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो पहले ये आप बात समझ लेना कि जब आप लोग स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे थे ना, जब आप स्टाइकियोमेट्रिक दोष पढ़ रहे थे उस समय खास बात ये थी कि जो धनायन था और जो ऋणायन था उनकी जो संख्या थी ना वो आपस में संतुलित होती थी। यहाँ यही चीज़ खराब होने वाली है। नाम ही है ना नॉन स्टाइकियोमेट्री, इसका मतलब कि जो उसकी स्टाइकियोमेट्री है वो अब असंतुलित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिखने वाला हूँ धनायन एवं ऋणायन की संख्या का जो अनुपात आएगा, ऋणायन की संख्या का अनुपात अब डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाना का मतलब विचलित हो जाना, असंतुलित हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाता है। किसमें? आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में। अब ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके अंदर केवल 2 क्लासिफिकेशन आएगा। पहला आप लोग लेंगे, उसका नाम है धातु आधिक्य दोष। क्या नाम है? धातु आधिक्य दोष मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट। धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा इसका जस्ट उल्टा होगा और वो रहेगा हमारा धातु न्यूनता दोष। न्यूनता दोष मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक, अब इन दोनों को ही हमने पहले भी जाना था। ठीक, अब इन दोनों को ही हम लोग को आज के क्लास में क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। और साथ ही साथ इसमें ना एक आध 2 न्यूमेरिकल पोर्शन भी छुपा हुआ है ना, और वो अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, तो उसको भी बड़ा प्यार से हम लोग देख लेंगे। तो चलो हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ पाए कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न ही क्यों होगा, क्योंकि इस बार धनायन और ऋणायन की जो संख्या है, केटायन और एनायन का जो संख्या है वो क्या रहेगा? इस बार असंतुलित होने वाला है। पहली बार ऐसा होने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग पहला हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं भाई? धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष या आधिक्य बोल लो, आधिक्य बोल लो। ठीक है, आधिक्य दोष। देखो, धातु मेटल, और मेटल का मतलब ही क्या होता है कि मेटल की प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति कैसी होती है? धनायन बनाने की। क्या बनाने की? धनायन बनाने की। तो धातु आधिक्य दोष अगर बोल रहा है, इसका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से क्या होने वाली है? ज़्यादा होने वाली है। और न्यूनता दोष में क्या होने वाली है? वहाँ ऋणायन की संख्या धनायन की संख्या से ज़्यादा होगी। कब? धातु न्यूनता दोष में। धातु अधिकता दोष में आप लोग साफ समझ पाए कि धनायन की जो संख्या रहेगी वो ऋणायनों की संख्या से क्या रहेगी? अधिक रहेगी। ठीक, अब कैसे ऑपरेट करता है तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ऐसे बड़े सारे क्रिस्टल बना दिए। ठीक, समझिएगा, धनायनों की संख्या को हम लोग को क्या रखना है? इस बार ज़्यादा रखना है और ऋणायनों की संख्या को रखना है कम। ठीक, तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, ऐसा क्रिस्टल टाइप का कुछ एक जालक बनाता हूँ और इस जालक के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड का जालक है। किसका जालक है? सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा जो नमक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, वो जालक है। तो ये सारे के सारे सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये क्या रहेगा? सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन। ठीक, ये क्लोराइड, ये सोडियम आयन, फिर से ये क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम आयन आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl माइनस से कौन जुड़ेगा? Na+ जुड़ेगा, फिर Cl माइनस, Na+ Cl माइनस। आपको क्या करना है? आपको धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से ज़्यादा रखनी है। अभी फिलहाल क्या है, अभी जितने धनायन है उतने ही क्या है ऋणायन है।
मुझे करना ये, अभी ये जो क्रिस्टल है ना, ये एकदम शुद्ध क्रिस्टल है, इसमें अभी कोई भी अशुद्धि या दोष अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम करेंगे क्या होता है धातु आधिक्य के दोष में, तो इसमें आपको धनायनों की संख्या को ऋणायनों की संख्या से ज़्यादा लाना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि कोई ऋणायन ना जालक छोड़ के गायब हो जाए, ठीक है। पहला ही हम क्या लेंगे, जब पहला केस है ये, जब ऋणायन जो है वो जालक से लुप्त हो जाए, जो जालक है क्रिस्टल जालक है उससे क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, ठीक, लुप्त हो जाए। ये पहला केस। तो इस केस में आप लोग समझिएगा क्या होगा, चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो अब मैं इसके स्टेप्स बनाना शुरू करता हूँ। एक एक पॉइंट जो हम यहाँ पर करेंगे वहाँ पर लिखते जाएंगे ताकि एक बार में हमको ये क्लियर रहे। तो जब ऋणायन जालक से लुप्त हो जाए, जैसे मान लीजिए मैंने इस Cl- को क्या किया, बाहर निकाल दिया, गायब कर दिया, ये चले गया बाहर और ये ऐसा गया कि कभी लौट के नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये Cl- एक ऋणायन अपना जालक से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं कि यहाँ क्या प्रॉपर्टी रहती है इसमें, तो यहाँ ऋण आयन जालक से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ऋण आयन जालक से गायब हो गया, ठीक। आप एक चीज़ बताना मुझे, अभी तक हमने जितने भी प्रकार के दोष पढ़े हैं, लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट की पढ़ा था, फ्रैंकल दोष पढ़ा था, सब में एक खास काम करते थे और वो खास काम करते थे हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने का। मतलब जो विद्युतीय उदासीनता है उसको हम लोग हमेशा संतुलित मानते थे, क्योंकि कोई भी जो ठोस है, कोई भी जो क्रिस्टल है, कोई भी जो यौगिक है, वो विद्युतीय रूप से क्या रहता है, उदासीन रहता है। बात समझ में आ रही है। तो हमको अभी भी क्या करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। इसका मतलब कि जब ऋणायन जालक से गायब होगा, ठीक, पर उसी समय आपको क्या मेंटेन रखना है, विद्युत उदासीनता को मेंटेन रखना है। जो विद्युत उदासीनता है ना उसको संतुलित रखना है। उदासीनता को संतुलित रखने के लिए, ठीक, संतुलित रखने के लिए जालक में इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि अभी आप लोग समझ पा रहे थे कि जैसे ही Cl- गया तो सोडियम आयन मतलब धन आयनों की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पर हमको क्या करना है, विद्युत उदासीनता को कंट्रोल करके रखना है। तो जब धनायनों की संख्या बढ़ चुकी है तो उसकी उदासीनता को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर किसको लाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेश को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जालक में क्या हो गया, जो हमारा ऋण आयन गया ना उसी के स्थान पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि विद्युतीय उदासीनता को हमको क्या करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है। और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है किसी भी यौगिक में या कोई भी क्रिस्टल रहे, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो यौगिक अपने आप में क्या होने वाला है, रंगीन होने वाला है, कलर नेचर शो करेगा। साथ ही साथ विद्युत का क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के आते ही आप यहाँ से समझ गए कि ये कैसा होने वाला है, अब हमारा यौगिक रंगीन, रंगहीन लिख दिया था मैंने, यौगिक कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। और साथ ही साथ कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। किस प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को, मतलब कि पैरामैग्नेटिक नेचर को। इंग्लिश में भी नाम याद रखना, पैरामैग्नेटिक नेचर को। क्यों रंगीन हो जाता है, तो अगर इस चीज़ का कारण जानना है तो भैया ये एक इलेक्ट्रॉन आया। आपको पता है कि किसी भी क्रिस्टल में जो अशुद्धि होती है या कोई भी जो दोष उत्पन्न होता है, मैंने पहले वीडियो में ये क्लियर किया है, वो तब होता है जब उसमें ताप बढ़ता है, ठीक। तो जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। आप लोग क्लास 11th में जब परमाणु संरचना पढ़ रहे थे तब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ा होगा। उसमें आप देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में आता जाता है तो उससे क्या करता है, वो ऊर्जा मुक्त करता है। ऊर्जा मुक्त करने से उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है और जब तरंग दैर्घ्य बदलता है तब कलर, अलग अलग कलर क्या होता है, मुक्त होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ से आप समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन को मिली ऊर्जा
बदला तरंग दैर्घ्य, और इसीलिए वो क्या होगा, अलग अलग कलर शो करेगा। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ आके बैठा है, जिसके कारण कलर व्यवहार आ रहा है, रंगीन गुणधर्म आ रहा है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रंगीन सेंटर मतलब कलर सेंटर बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जो जिस लैटिस में आ गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलर सेंटर, या इसी का दूसरा नाम है एफ सेंटर। क्या नाम देंगे, एफ सेंटर, हिंदी में कहेंगे एफ केंद्र। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जालक में जहां उपस्थित है ये हिस्सा, यही हिस्सा क्या कहलाएगा, रंगीन केंद्र या एफ केंद्र। तो कई बार पूछ दिया जाता है एफ केंद्र क्या है, तो आप बोलेंगे धातु आधिक्य के दोष में ऋणायन के निष्कासन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके कारण कलर व्यवहार आता है, उसी को हम लोग कलर सेंटर या एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब एक चीज और समझो, ये एफ सेंटर के आने के कारण या इस कलर सेंटर के आने के कारण ही तो ये क्रिस्टल रंगीन गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब जितने ज्यादा एफ सेंटर आ जाएंगे, समझना ना, जितने ज्यादा एफ सेंटर कलर सेंटर आएंगे, उस क्रिस्टल की जो कलर व्यवहार है वो उतना क्या रहेगा, तीव्र रहेगा, वो उतना चमकदार दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ एफ सेंटर बढ़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश लिख दे रहा हूं, तो आप साफ साफ समझ गए कि इंटेंसिटी ऑफ कलर, जो रंग की तीव्रता है, वो भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर भी बढ़ने वाली है। ठीक, सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा एफ सेंटर मतलब उतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी कलर की तीव्रता, रंग की जो तीव्रता है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए आप लोगों को पता है NaCl नमक कैसा दिखता है आपको, सफ़ेद दिखता है, बट नमक में क्या हो जाएगा, ये नमक का ही तो एग्जाम्पल था ना NaCl वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा दोष आया भाई, धातु आधिक्य दोष आया, और उसी के कारण यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया। तो वो जो सफ़ेद नमक है वो अब कैसा दिखने लगेगा, अब वो येलो कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा, येलो कलर का। ऐसे ही LiCl जो रहता है ये आपको पिंक कलर का दिखने लगता है। जो आपका KCl रहता है, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको बैगनी कलर का दिखने लगता है, वॉयलेट नेचर का दिखने लगता है। क्यों, कारण यही है, एफ सेंटर, यही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसी में एक और बात, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि मुझे और भी कुछ पॉइंट्स जोड़ने हैं इसमें। ठीक, घबराइएगा मत, इतना सारा इंग्लिश टाइप का कुछ नहीं हो रहा है, ये सब नॉर्मल वाली इंग्लिश है। ठीक, अब बच्चों आप एक चीज़ और नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन आया है और इलेक्ट्रॉन के आने से विद्युत चालकता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि विद्युत धारा का तो काम ही यही है ना, आवेशों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कोई तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण आप लोग सीधे सीधे समझ गए कि जो विद्युत चालकता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी। तो सब प्रॉपर्टी है ना, एक एक लाइन में सोचते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, रटने का टेंशन ही नहीं है। और सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो चलिए बढ़ गई, किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि ऐसे कौन से यौगिक होंगे या पदार्थ होंगे जो इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करेंगे। तो साथियों आप समझना, यहाँ हुआ क्या था, यहाँ एक ऋणायन था जो जालक से हमेशा के लिए बाय बोलते हुए चले गया, जाने वाले हो जाने वाले बोल के चले गया, और ऐसा गया कि लौट के ही नहीं आया। ऐसा सेम एक और केस में होता था, याद करो कौन सा केस था, जहां पर आयन हमेशा जालक को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते थे, शॉटकी दोष, याद आया कि नहीं आया, धनायन ऋणायन दोनों एक साथ भाग जाते थे, ठीक है, जोड़ा बना के। तो यहाँ भी आप समझ पा रहे हो कि आयन जालक से परमानेंटली चले जा रहा है, इसीलिए धातु आधिक्य दोष उन जालकों में होगा, जो यह दोष उन जालकों में पाया जाएगा, सीधे लिखता हूं, उन जालकों में पाया जाएगा या उन ठोसों में पाया जाएगा जो शॉटकी दोष प्रदर्शित करते होंगे, जो शॉटकी दोष, इसको हटा रहा हूं, ठीक, थोड़ा सा जगह चाहिए, तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है, प्रदर्शित करते होंगे, क्या प्रदर्शित करते होंगे, शॉटकी दोष प्रदर्शित करते होंगे। मतलब जो भी ठोस शॉटकी दोष प्रदर्शित करते हैं
वो धातु आधिक्य दोष भी प्रदर्शित करेंगे। तो एग्जाम्पल में शॉर्ट की वाला एग्जाम्पल ले लो, NaCl खुद, KCl, KBr, AgBr, सारे के सारे एग्जाम्पल आ गए। CSCl, जो भी शॉर्ट की में एग्जाम्पल लिए थे वही किस में आ जाएंगे, धातु आधिक्य दोष के एग्जाम्पल में भी समाहित हो जाएंगे। और साफ साफ एक और चीज़ क्लियर है कि शॉर्ट की दोष में घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता था, तो भैया इस बार घनत्व क्या होता था, घटता था। घनत्व क्या होता था, घट जाता था। नीचे एरो मतलब घटेगा, ऊपर एरो मतलब बढ़ेगा। तो ये था आप लोग का धातु आधिक्य दोष और उससे रिलेटेड एक एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पूरी बातें अब आप लोग को सही से समझ में आ गई हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलो अब मैं हटा रहा हूँ इसको। कितने सारे पॉइंट्स हम लोग को मिल गए ना इसमें कि भैया किस व्यवहार का आएगा, अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय। तो आप लोग समझ पाए कि सर ये अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है, घनत्व घट जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, उन यौगिकों में जो शॉर्ट की दोष को प्रदर्शित करते होंगे। इसी में आपको क्या करना है, धनायनों की संख्या बढ़ानी थी ना भाई। तो जब धनायनों की संख्या बढ़ानी थी तो एक दूसरा केस भी हो सकता था, जब हम लोग क्या करें, हमारे में अतिरिक्त धनायन आ जाए, जालक में क्या हो जाए, इस बार अतिरिक्त धनायन का समावेशन कर देते हैं। जालक में अतिरिक्त धनायन आ जाए, अतिरिक्त धनायन का आप प्रवेश करा दीजिए। ठीक, तो भी तो धनायन की संख्या ऋणायनों पे तो हावी होने वाली है ना। ठीक, ये एग्जांपल थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं, इसको दूसरा लगा रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना बस। तो जालकों में जब अतिरिक्त धनायन आ जाए, इसी को हम लोग अंतराकाशी धनायन का नाम भी देंगे। अंतराकाशी धनायन, इंटरस्टिशियल केटायन का नाम देंगे। ठीक है, अंतराकाशी धनायन, इंटरस्टिशियल केटायन कैसे होने वाला है, तो इसका एक एग्जांपल ले लीजिएगा, ZNO। ठीक, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब आप गर्म करेंगे ना थोड़ा सा भी, तो आप समझिए ये कैसे टूटेगा, Zn+2 चार्ज प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। मतलब जिंक ऑक्साइड जब पहले था, मान लीजिए यहाँ पे मेरा जिंक ऑक्साइड था, ठीक, तो कैसा हो रहा था, ये क्रिस्टल हमको ऐसा दिखता है। बना लेते हैं पहले क्रिस्टल, क्योंकि एक बार ना डायग्राम को ही पकड़ के चलो ना तो सारी चीज़ें एकदम परमानेंटली क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। पढ़ भी किसके लिए रहे, क्रिस्टल के लिए। करना क्या है, तो ये जिंक ऑक्साइड था, मतलब यहाँ पर Zn+2 आयन था, तो यहाँ O-2 आयन था। ये भी Zn+2 आयन था, ये O-2 आयन था। इनसे मिलकर ही तो बन रहा था हमारा पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ भी Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2। ऑक्सीजन पे जनरली -2 चार्ज आता है। तो ये जिंक ऑक्साइड का क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है इस बार, आपको जो धन आयन है उसको कहाँ भेज देना है, अंतराकाशी स्थान में। मतलब ये जो आपका जगह दिखता है ना लैटिस के बीच में, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशी स्थान। तो मान लीजिए मैंने किसी एक धनायन को, जैसे इस धनायन को निकाल के, ये अब अपने जालक से मुक्त हो चुका है और कहाँ चले गया, अंतराकाशी स्थान में चले गया। यहाँ आ गया Zn+2। ठीक, जैसे ही यहाँ Zn+2 आया, जालक खाली हो गया। जालक क्या हो गया, खाली हो चुका है। ठीक, और वही धनायन कहाँ पहुंच चुका है, अंतराकाशी स्थान में। क्या इस कंपाउंड का, इस यौगिक का, इस ठोस का यहाँ पर विद्युत उदासीनता अभी मेंटेन है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं धनावेश जो है वो प्रभावी हो गया ना। अब अगर मुझे इसकी विद्युत उदासीनता को संतुलित करनी है, इसका मतलब कि मुझे क्या जोड़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन। 2 धनायन है, इसलिए हम लोग क्या जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब विद्युत उदासीनता मेंटेन हो गई, क्या हो गई, क्योंकि 2 धनायन आए और उसको 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, वो क्या करेगा, संतुलित करके रख लेगा। तो सीधी सीधी आप बात समझ पाए कि जब जालक में अतिरिक्त धनायन लाना हो तो यहाँ पर होता क्या है कि जो धनायन है वह जालक से निकलकर कहाँ पहुँच गया, निकलकर अंतराकाशी स्थान पे पहुँच गया। अंतराकाशी स्थान में पहुँचा, और जैसे ही वो अंतराकाशी स्थान में पहुँचा, आपको पता है आप हमेशा से ही, चाहे कोई भी दोष लो, शॉर्ट की लो या स्टाइक्योमेट्रिक दोष लो या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष लो, आप हर बार एक काम हमेशा करते हैं, और वो है विद्युत उदासीनता को संतुलित करके रखने का।
जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करके रखने का। इसका मतलब कि हम तुरंत समझेंगे कि यहाँ विद्युत उदासीनता को संतुलित करने के लिए, विद्युत उदासीनता को, ये जैसे ही अंतराकाशीय स्थान में आया ना तो धनायन की संख्या ऋणायन पर क्या हो गई, हावी हो गई, बढ़ तो गई है, पर विद्युत उदासीनता को संतुलित करना है। तो विद्युत उदासीनता को संतुलित करने के चक्कर में आपने क्या किया, 2 नए इलेक्ट्रॉन यहाँ ला के जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, समावेशन हो गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन का संयोग हुआ। अब सीधी सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन आए हैं तब ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे फिर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड तो है नहीं ना ये। अब अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जैसे ही इस क्रिस्टल को थोड़ा भी ताप मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदलेगी, उससे तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होगा और उसी से आपका कलर व्यवहार, कलर नेचर भी आएगा। इसका मतलब इस प्रकार के दोष में जब अतिरिक्त धनायन है तब भी हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसा आने वाला है, वो रंगीन आने वाला है, कलरफुल आने वाला है। उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, तो आप सब समझ रहे हैं कि वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो बात क्लियर हो गई। उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे आएगा, तो वो रूट में n × n+2 रख देना। यूनिट क्या रहता है, बोर मैग्नेटॉन। n किसका संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस बार क्रिस्टल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आप यहाँ पे 2 रखना, सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। साथ ही साथ इस बार बताइए विद्युत चालकता पे क्या प्रभाव पड़ा है, बढ़ा है कि घटा है, तो सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि इस बार तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब उतनी ज़्यादा विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, समझ लेना। इसका मतलब कि विद्युत चालकता क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई भैया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ये दोष किस प्रकार के ठोस में पाया जाएगा, चलिए आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं ये थोड़ा सा हटा दूंगा ना। चलो, टुडुन टुडुन टुडुन, ये हो गया छूमंतर, ठीक। इस प्रकार का दोष किस प्रकार के ठोस में पाया जाएगा, इस प्रकार का दोष किस प्रकार का, ये तो एकदम कविता हो गई, ठीक है। अच्छा, कविता किसी का नाम भी हो सकता है। चलिए, किस प्रकार के ठोस से पाया जाएगा, तो याद करो, ऐसा आप लोग पहले भी पढ़ते थे एक जगह, जहां जो धनायन रहता था ना, अपना जालक का स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाता था, और वो कौन सा होता था दोष, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में ये पढ़ते थे, तो आप साफ समझ पाए कि ये जो दोष है, जब जालक में अतिरिक्त धनायन आए तो ये दोष वो ठोस, यह उस प्रकार के ठोस में पाया जाएगा। किस प्रकार के ठोस में पाया जाएगा, जो कौन सा दोष पहले से प्रदर्शित कर रहे होंगे, फ्रैंकल दोष में पाया जाएगा, जो फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल त्रुटि को प्रदर्शित करते होंगे, ठीक। मतलब जो भी फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल होंगे, ठीक, आप उन सबको इस दोष के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता था, AgCl आ जाता था, आपका AgBr आ जाता था, AgI आ जाता था। और ये भी याद है ना, AgBr ऐसा यौगिक होता है जिसमें शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों पाए जाते थे, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन भी रहता था। या एक और आता था जिंक सल्फाइड, ZnS। तो इस देखो ना, जिंक ऑक्साइड इस बार लिए हैं, जिंक सल्फाइड यहाँ लेना है, एक ही बात है, एक ही फैमिली के हैं। तो ये था बच्चों आपका धातु आधिक्य दोष। एक एक पॉइंट आपको समझ में आई। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता है कि कोई भी जो आयन है या कोई भी परमाणु वो जालक छोड़ के गया है क्या, नहीं गया है। जब जालक छोड़ के चले जाते हैं या जालक में कुछ नया आ जाता है ना, तभी आप लोगों का घनत्व बदलता है। यहाँ वो जालक से तो निकला है, पर अंतराकाशी में ही चले गया ना, क्रिस्टल के बाहर गया क्या, नहीं गया ना। तो क्रिस्टल के बाहर जब तक नहीं गया है तो यहाँ पर घनत्व तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। वैसे भी फ्रैंकल दोष आप जब पढ़ते थे तब भी आप यही देखते थे कि वहाँ पर घनत्व कैसा रहता था, अपरिवर्तित रहता था। तो ये आपके 2 केस आए एक ही डिफेक्ट में,
कौन से डिफेक्ट में? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य के दोष। इसको प्यारे बच्चों पूरा नोट करो। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे और वो हमारा बड़ा ही आसान रहेगा। क्या रहेगा हमारा? धातु न्यूनता दोष। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि सीधी सी बात है, इसके अंदर दो दोष आ गए ना, एक ही दोष के अंदर दो दोष आ गए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु न्यूनता दोष। सही लिखा हूं ना? न्यूनता, देख लेना। धातु न्यूनता नाम से ही क्लियर है कि भैया धातु में कमी हो गई, और धातु का मतलब धनावेश। तो धनावेशों की संख्या में कमी हो गई, किसकी तुलना में? ऋणावेशों की तुलना में। मतलब कहने का अर्थ है कि जो धनायन है उनकी जो संख्या है वो ऋणायनों की संख्या से इस बार क्या होने वाली है? कम होने वाली है। कैसे कम होने वाली है? तो इसके एग्जाम्पल पहले आप लोग याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल में आएगा आयरन ऑक्साइड, या आप लोग मान लीजिए आयरन सल्फाइड आ जाएगा, या निकिल ऑक्साइड आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, वो कैसे इस प्रकार के धातु न्यूनता दोष को प्रदर्शित करेगा, वहीं से परिभाषा बनेगी ना। इसलिए चीज़ें रटने मत जाइए, रटने जाने से ना ये सब डिफेक्ट दिमाग में ऐसा इतने सारे टाइप के तो अभी तक आपने दोष पढ़ा है ना कि सबको रट के तो याद रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये नहीं भी हो रहा हुआ तो हमारा पहले ही हमने स्टाइकियोमेट्री में 4 पढ़ा है, अभी ये 5वां 6वां 7वां चल रहा है, याद नहीं हो सकता। बेहतर है कि हम ये डायग्राम समझें, और ये एक बार समझ में आ जाए ना तो सारी चीज़ें याद भी रहेंगी और अपने आप लाइन बनते जा रही है ना। हम तो बस सोच रहे हैं, नए नए लाइनों को जन्म दे रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको वही लिख के आना है, और जितना मैं करा रहा हूँ उसके बाहर नहीं पूछ सकता ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ना ही बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो साथ में चलिए, मान लीजिए मैंने आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लिया। तो आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लिया, मतलब Fe क्या आ गया? +2, यहाँ पे O-2, फिर से Fe+2, यहाँ O-2, फिर से Fe+2, यहाँ O-2, ये Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2। ठीक, पूरा हमने क्रिस्टल बना दिया Fe का, जिसमें धनायन के रूप में कौन है? Fe+2, और ऋणायन के रूप में कौन है? O-2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऋणायनों की संख्या को धनायनों की संख्या पर हावी करना है। अभी फिलहाल क्या है? दोनों संतुलित है। अगर टोटल 12 है तो 6 धनायन आपको 6 ऋणायन दिख रहे होंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, इस प्रकार के दोष की एक और खास बात है, यह दोष केवल वही यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं जो परिवर्ती संयोजकता रखते हों। ठीक है, साफ लिख दे रहा हूं मैं, यह केवल उन ठोसों में पाया जाएगा, केवल उन ठोसों में पाया जाएगा, उन यौगिकों या धातुओं में पाया जाएगा, या ठोसों में पाया जाएगा जिनमें परिवर्ती संयोजकता संभव है। परिवर्ती संयोजकता संभव है। अच्छा, परिवर्ती संयोजकता कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं पूरे आवर्त सारणी में? ये नाम लेते ही आप लोग को आ जाता है डी ब्लॉक के तत्व, ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल संक्रमण धातु है ना, ठीक है, जैसे आयरन भी, निकिल भी, ये सब संक्रमण धातु के तो एग्जाम्पल है। तो इनमें परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। आपको पता ही होगा, आयरन Fe+2 भी बनाता है, आयरन Fe+3 भी बनाता है। इसको फेरस आयन, इसको फेरिक आयन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, है ना। 2 अलग अलग परिवर्ती वैलेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये केवल इस बारे में याद रखना, ये स्पेशल टाइप का ठोस रहेगा। केवल संक्रमण धातु ही इस प्रकार की दोष को, त्रुटि को प्रदर्शित करने वाले हैं। क्लियर? अब कैसे करने वाले हैं यहाँ पर? तो यहाँ क्या होता है कि जालक से एक धनायन निष्कासित हो जाता है, गायब हो जाता है। जालक से कोई धनायन को क्या करना है? गायब कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा कोड ही क्लियर है ना कि इस बार धनायन और ऋणायन में किसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए? ऋणायन की। अभी फिलहाल देखोगे इस क्रिस्टल में 6 धनायन और 6 ऋणायन मैंने मेंटेन किया है। हमको ऋणायन को बढ़ावा देना है, इसका मतलब धनायन को घटाना है। धनायन को घटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, बाय बोल दो उसको, हमेशा के लिए अलविदा कह दो। तो जालक से धनायन क्या हो जाए? जालक से धनायन लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, लुप्त हो जाए। अब जब धनायन एक तो गायब होगा,
ठीक, जब एक धनायन गायब होगा, मान लीजिए मैंने क्या किया, इस Fe+2 को गायब कर दिया, एक धनायन बाहर हो गया। जब ये बाहर हुआ, ठीक है, ये खाली हो गया, ये जो जालक है वो खाली हो गया, रिक्त हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। पर क्या बच्चों इस बार विद्युत उदासीनता मेंटेन है? तो आप देख पाएंगे नहीं, क्योंकि दो धनावेशों की संख्या क्या हो गई है, घट गई है। समझ में आ रही बातें? और हम किसी भी प्रकार का दोष पढ़ ले, चाहे स्टाइक्योमेट्री या नॉन स्टाइक्योमेट्री, हर बार विद्युत उदासीनता को संतुलित करके रखना है। ठीक, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे दो धनावेशों की संख्या घट गई है, इसके जानने के कारण, तो वो दो धनावेशों की संख्या को हम लोग को मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे कि बाकी के जो हमारे धनायन हैं उनके आवेश को बढ़ा देंगे। ये जो +2 था वो +3 हो गया, ये भी जो +2 था वो क्या हो गया, +3 हो गया। दोनों पे मैंने एक एक धनावेश क्या किया, बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, अब अगर आप देखेंगे तो जितने धनावेश का आवेश है उतना ही ऋणावेश का आवेश है, और ये आपस में विद्युतीय क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो बस वही बात मैं लिख रहा हूँ कि जालक से जब धनावेश लुप्त हो जाएगा तब विद्युत उदासीनता को संतुलित करने के लिए, विद्युत उदासीनता को संतुलित करने के लिए अन्य धनायनों के आवेश में वृद्धि हो जाएगी। अन्य धनायन की क्या हो जाएगी, आवेश में वृद्धि हो जाएगी। इस बार कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ा ना, ठीक है, हो जाएगा। बात समझ पाए? इसीलिए तो मैंने ऐसे धातु को लिया ना जिनकी संयोजकता क्या हो सकती थी, बदल सकती थी। ये +2 था पहले, पर अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अब ये +3 और ये भी क्या हो चुका है, +3। इतने पार्ट को नोट कीजिए क्योंकि मैं इस हिस्से को अब मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा आपको यहाँ से कौन कौन से नए नए लाइन्स मिले। पहला लाइन तो यही मिला कि अब आपको एक ऐसा क्रिस्टल मिल रहा है जिसमें ऋणायन तो O-2 ही है, पर धनायन कहीं आपको Fe+2 भी दिख रहा है और कहीं Fe+3 भी दिख रहा है। मतलब अब आप समझ पा रहे हैं कि ये दो अलग अलग धनायनों का मिश्रण हो चुका है। यहाँ Fe+2 और Fe+3 दोनों पाए जा रहे हैं, सीधी सी बात है, दोनों उपस्थित हैं। ठीक, दोनों उपस्थित हैं। जब दोनों उपस्थित हैं इसका मतलब कि अब जो हमारा FeO एग्जाम्पल था, ठीक है, उसमें दोनों आ रहे हैं, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एक हिसाब से औसत लेना पड़ेगा। इसलिए इस बार इसकी स्टाइक्योमेट्री बदल जाएगी। पहले FeO था तो FeO में O1 था और Fe भी 1 था, क्योंकि सारे Fe एक ही नेचर के थे, +2 वाले। अब +2 वाले भी आ रहे हैं, कुछ +3 वाले भी आ रहे हैं। इसका मतलब अब स्टाइक्योमेट्री हो गई डिस्टर्ब, और ये हो सकता है एवरेज लेने के बाद थोड़ा बहुत कमी आ जाती है, तो ये कुछ 0.96, 0.95 ऐसा टाइप का नॉन स्टाइक्योमेट्रिक आपको यौगिक इस बार देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप साफ समझ पा रहे हैं कि जो ऋणावेश है वो 1 है, तो धनावेश 0.96 है। इसका मतलब ऋणायन धनायन पे क्या हो गया, प्रभावी पड़ गया। इसका मतलब कि धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। ये था आपका धातु न्यूनता दोष। कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरी बात आप लोग समझ पाए। विद्युतीय उदासीन होता है कि नहीं होता है, तो पक्का होगा। कोई भी दोष विद्युतीय उदासीन होगा ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया बच्चों। एक काम करता हूं मैं, यहीं पे ना आपको कई बार घुमा के ना सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलो इसको भी अब मैं हटा दे रहा हूं। आप बोलेंगे घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया एक परमाणु क्या हुआ है, एक आयन बाहर जा चुका है ना, जो क्रिस्टल से बाहर गया, मतलब घनत्व तो घटेगा ही घटेगा, तो घनत्व घट जाएगा। अब तो खुद से सोच सकते हो, खुद से लाइन से बना सकते हो, घनत्व घट जाएगा, विद्युत उदासीनता मेंटेन रहेगी। इस तरीके से आप लोग अपने आप पॉइंट्स पे पॉइंट्स बना ही सकते हैं। चलिए मैं इसमें एक अच्छा सवाल ये दे रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा। आपसे कई बार अभी जैसे आपने देखा कि एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड, इस दफ़ा आपने क्या बनाया, Fe 0.96O1। ठीक, पहले से एक बात याद रखना, विद्युत उदासीनता हमेशा क्या है, बैलेंस है। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमेशा क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस रहेगा, चाहे कोई भी दोष रहे। ये बार बार ये लाइन मेंटेन कर रहा हूं मैं,
क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब ये सवाल पूछेगा ना तो यही लाइन आपका समझ लो संजीवनी बूटी बनने वाला है। कैसे? आपसे ऐसा दे देगा Fe 0.9601 आया भी था IIT मेंस 2013 में का क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें आपसे कुछ सवाल कर देगा। पहला सवाल मान लो आपसे ये बोल देगा कि इसमें Fe+2 का परसेंटेज कितना आएगा, पहली बात। या दूसरा सवाल ये कर सकता है कि Fe+3 का परसेंटेज कितना आएगा, या आपसे ये पूछ सकता है कि Fe+2 डिवाइडेड बाई Fe+3 का अनुपात कितना आएगा। तो भैया पहले उनकी संख्या तो प्राप्त रहे तब तो अनुपात ला पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पहले ही मैं लिख दे रहा हूं भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का मेंस में। और सबसे खास बात है कि ये क्वेश्चन आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का भी है। ठीक, बनाने का तरीका एकदम आसान। करना क्या है, चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं ये तो जरूर जानता हूं कि जो मेरा आयरन है वो कितना है, 0.96 है। और ये जो आयरन है 0.96 में ये दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। एक कौन है, Fe+2 आयन, और दूसरा कौन है हमारा, Fe+3 आयन, क्योंकि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आया है ना। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ Fe+2 आयन जो है वो X है, तो स्वाभाविक सी बात है ये Fe+3 आयन 0.96 माइनस X होगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना है, 0.96 ही तो होना है। बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, विद्युत उदासीनता को संतुलित कीजिए। क्या कीजिए, विद्युत उदासीनता को संतुलित कीजिए। तो मैं यहाँ से साफ समझ पाऊंगा कि Fe+2 में आवेश कितना है, +2, और ऐसे कितने Fe+2 हैं तो X है, ऐसे कितने Fe+2 है तो X है। फिर आया प्लस, Fe+3 में आवेश कितना है तो आप लोग समझ रहे हैं +3 है, और ऐसे कितने Fe+3 हैं तो आप समझ पा रहे हैं 0.96 माइनस X है। इस यौगिक में ना +2 भी है और +3 भी है। आवेशों का सामने मल्टीप्लाई कराया और वो जो उनकी संख्या है वो गिननी है। ठीक, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आप सबको पता है कितने ऑक्सीजन है, 1, और 1 ऑक्सीजन पे आवेश कितना आता है, -2। चूंकि हमको विद्युत उदासीनता को संतुलित करना है, इसका मतलब पूरे धनावेश और पूरे ऋणावेश को मिलाकर कितना आने वाला है, 0। कितना आने वाला है, 0। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस। ठीक, अब आप यहाँ से डाटा सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया +2x प्लस, इसको सॉल्व कीजिए 8, ये कितना हो जाएगा, फिर 3 9 जा 27 होता है, और ये 28 हो गया, तो ये हमको मिल रहा है 2.88 माइनस फिर से 3x -2 इक्वल टू कितना, 0। सिंपल। यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से +2x - 3x क्या आ गया, -x। -2 और +2.88 बोले तो 0.88 इक्वल टू कितना, 0। x को उधर भेज दीजिए या इसको उधर भेज दीजिए, तो सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू आ गई 0.88, और ये x किसका अमाउंट है, ये x अमाउंट है Fe+2 का, वो कितना आया, 0.88। तो आपको Fe+3 आयन भी मिल ही गया ना। Fe+3 आयन आपको कितना मिल जाएगा भैया, 0.96 माइनस x कर दो, 0.96 माइनस x। सॉल्व करेंगे इसको तो आप लोग पाएंगे यहाँ पर 0.08 मिलेगा आपको। ठीक, आपसे पूछा गया था Fe+2 डिवाइडेड बाई Fe+3 बताइए, तो आपको तो आंसर मिल गया ना, 0.88 Fe+2 है और ये 0.08 है, दोनों को सॉल्व किया कितना मिला, 11। तो Fe+2 Fe+3 का अनुपात आप लोगों को कितना मिल गया, 11। एक सवाल और पूछा गया था क्या आपसे, अगर ये पूछ देता है Fe+2 का परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज कैसे लाते हैं, जैसे आप लोग अपना परसेंटेज कैसे लाते हैं, आपने कितने मार्क्स लाए डिवाइडेड बाई टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ। तो यहाँ टोटल कितना Fe है, टोटल Fe कितना है भैया, 0.96। ये हमेशा टोटल तो नीचे आ जाएगा, उसमें Fe+2 का हिस्सादारी कितना आया था, Fe+2 का हिस्सादारी आया था 0.88 इंटू क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि परसेंटेज लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो यहाँ से आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग को इसका परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसे ही Fe+3 का परसेंटेज अगर चाहिए होगा तो भैया Fe3 का अमाउंट कितना है, 0.08 डिवाइडेड बाई 0.96 इंटू 100। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक टाइप का एक कंपाउंड दे देगा और आपसे ऐसे 3-3 4-4 प्रकार के क्वेश्चन में से कोई एक आपसे पूछ दिया जाएगा, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है।
अब पूछेगा कि किस प्रकार इसका कितना अमाउंट आएगा नहीं आएगा, तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग किसी भी सवाल को सॉल्व करना ईजिली कर सकते हैं। हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर ये आसानी सब समझ में आया। अब ध्यान से समझो, ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा डिफेक्ट था, ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिए पूरा का पूरा, ठीक। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। जो हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा था कि जो पॉइंट डिफेक्ट था, जो बिंदु दोष था, पहले लेक्चर में ये बात की गई थी, वो 2 प्रकार में वर्गीकृत हुआ था, एक्चुअली 3 प्रकार में। एक था स्टाइकियोमेट्रिक, उसके अंदर 4 आए थे, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। फिर एक आया था आप लोग का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर 2 आए थे, धातु आधिक्य मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु की न्यूनता मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक और आया था बच्चों, उसका नाम था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या नाम आया था, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो ये तीसरा है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक नहीं रहा, अब ये नया टॉपिक है। क्या नाम है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, मतलब अशुद्धता दोष। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। भैया इसमें क्या होता है अशुद्धता दोष में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी 2 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ना, सबसे पहले इसको लाने के लिए आपको 2 अलग अलग यौगिकों को मिलाना पड़ता है। नाम ही क्या है इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी का मतलब ही क्या होता है, कुछ मिलाया हुआ है ना, जैसे मिलावटी दूध बोलते हो, अशुद्ध दूध बोलते हो, तो आप समझ जाते हो कि दूध में पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी का मतलब ही उसमें कुछ मिलाया गया है। तो इसमें 2 अलग अलग प्रकार के आयनिक यौगिकों को मिलाया जाता है। जैसे मान लो मैंने NaCl के साथ SrCl2 को मिला दिया, ठीक, मैंने NaCl के साथ SrCl2 को मिला दिया। होगा क्या मेरे प्यारे साथियों, आप समझिएगा कि पहले मान लो मेरा ये NaCl का क्रिस्टल था, इसको मिलाने की जो घटना होती है ना, इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है डोपिंग क्या है, तो डोपिंग का मतलब ही समझ लेना, डोप करना। डोप करना मतलब डुबा देना, मिला देना, ठीक। मिलावट की जो घटना होती है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। एक आयनिक यौगिक में उसके लक्षण जैसा मिलता जुलता किसी दूसरे यौगिक को मिश्रित करने की घटना ही क्या है, डोपिंग। जैसे मान लो हमारे ये पूरा ना NaCl का क्रिस्टल था, पूरा किसका क्रिस्टल था, NaCl का था, ठीक। सब जगह NaCl थे, ध्यान से Na+Cl-, Na+Cl-, सारे के सारे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले NaCl था, सब कुछ सही चल रहा था, सब संतुष्ट थे। इम्प्यूरिटी लानी है, इसमें मिलावट करना है, ठीक है। तो मिलावट करने में मैंने SrCl2 को ला दिया। Cl तो कॉमन है, तो Cl तो अलग से जाके कुछ उसको बिगाड़ेगा नहीं। बिगाड़ेगा कौन, Sr+2। तो यहाँ पे जैसे ही Sr+2 आके ऐड होगा, आप लोग साफ साफ समझ पाएंगे, जैसे ही Sr+2 आके ऐड हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए कितने Na बाहर चले जाएंगे, 2 Na बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इस पे 2 धनावेश है और एक Na पे 1 धनावेश होता था। तो 2 Na मिलकर ना, अरे इसको गड़बड़ जोड़ दिया हूँ मैं, तो Na से Cl- जोड़ना था, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए बच्चों, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, ठीक, अब सही है। तो 2 Na हम लोगों को क्या हुआ, गायब हो गया, और यहाँ पर एक Sr+2 आके बैठ गया। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या अलग से कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मेंटेन है ना। पहले 2 धनावेश थे, अब ये 2 धनावेश हैं। अभी भी कुल धनावेशों की संख्या और कुल ऋणावेशों की संख्या गिनोगे ना, सेम आने वाला है, ठीक। मतलब विद्युत उदासीनता अभी भी क्या है, संतुलित है। विद्युत उदासीनता क्या है, संतुलित है। उदासीनता संतुलित है, संतुलित है। तो इस प्रकार से किसी एक धनायन के आने से बाकी के 2, या किसी एक आयन के आने से बाकी के अलग अलग आयनों का गायब हो जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, मतलब अशुद्धता दोष। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये देखिए कि 1 आया 2 गए, 1 आया 2 गए। इसका मतलब सीधी सी बात है, घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस केस के लिए, इस क्रिस्टलीय ठोस के लिए अगर देखा जाए तो भैया यहाँ तो हमारा घनत्व तो घट ही गया है, घनत्व क्या हो गया है, घट गया है,
ठीक, तो ये था हमारा टोटल जितने भी प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, हमने वो सारी बातें पढ़ी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल बनाया जिसको देखने से ही ना थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर मुझे लगता है अब ये चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो हमने सारे के सारे दोष वाला जो पार्ट है, क्रिस्टल में जो दोष होते हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, सब कुछ अभी कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम लोग समझ लो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। कई बार बच्चे सोचते हैं सर और कितने वीडियोज़ आएंगे लास्ट वीडियो रहेगा, तो उसमें हम लोग क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब विद्युतीय गुणधर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बड़े सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुद का खूब ख्याल रखो। जय हिंद।